वेलकम बैक टू विताना एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। और हम लोग आज की विशेष इंग्लिश के क्लास में हम लोग समझेंगे स्पेलिंग एरर। जहां से एसएससी के एग्ज़ाम में एसएससी में चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम हो, या फिर लेटेस्ट आप देख सकते हैं एलडीएस एलडीसी का जो एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी स्पेलिंग एरर से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। निश्चित तौर पे यहाँ पे भी देखा जाए, यदि हम एयरफोर्स आप नेवी के एग्ज़ाम में भी बैठते हैं तो वहाँ पर भी जो है स्पेलिंग एरर से संबंधित क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और ये जो है स्पेलिंग एरर का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा कंफ्यूज लेवल का होता है। जनरली बहुत ज़्यादा पढ़ के भी जाते हैं तो वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद भी क्या होता है ना, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो उन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझ लेते हैं बढ़िया से तो 80 to 90% आपका जो स्पेलिंग एरर यहीं से आते हैं। जनरली स्पेलिंग एरर यानी स्पेलिंग एरर का जो क्वेश्चन बनते हैं एकदम कॉन्सेप्ट लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ एंड रफ नहीं आता है। यहाँ से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो कहीं ना कहीं उसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं और उस कॉन्सेप्ट के आधार पे जो स्पेलिंग क्रिएट होते हैं उसी के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के विषय को स्पेलिंग एरर को समझने के लिए। तो सबसे पहले देखिएगा, स्पेलिंग एरर हम लोग जो विषय लेके चले हैं, विशेष करके वही मैंने बताया कि एसएससी के एग्ज़ाम को हमने टारगेट करते हुए हमने इसको कवर किया है। तो इसमें हमें आपको समझना क्या है कि किस तरीके से जैसे यहाँ मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा और उसके कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल्स को समझाया, उसी को हम लोग डिटेल्स डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ ए वर्ब एंड्स विद अ डबल ई, यानी कि कोई भी वर्ब होता है उस वर्ब की जो अंतिम डबल ई होता है, कोई वर्ब का जो लास्ट हो डबल ई, और वी डू नॉट रिमूव ई व्हेन इंग फॉर्म, जब हम उसको यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म में लेके जाते हैं, वर्ब का चौथा रूप में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। और अगर वो वर्ब के लास्ट में डबल ई रहता है तो डबल ई वाले को आईएनजी बदलते समय में हम डबल ई को जो है, ई जो होता है ना, इसको रिमूव नहीं करते हैं। जनरली कई ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें सिंगल ई अगर रहता है तो हम ई को हटाकर डायरेक्ट आईएनजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वर्ब में डबल ई रहता है तो डबल ई वाले, जैसे सी एस डबल ई है तो सी मतलब होता है देखना, ये एक वर्ब हो गया। अब सी में जब हम इसको आईएनजी फॉर्म में लेके जाएंगे तो इसके ई को रिमूव नहीं करते हैं, ये एकदम खास ध्यान देना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सिंग, इसका हो जाएगा एस डबल ई आईएनजी, यानी डबल ई को हूबहू वहीं पर प्लेस्ड करते हैं। ठीक इस तरीके से फ्ली है, एफ एल डबल ई, ये फ्ली हो गया, यानी डबल ई है इस वर्ब के लास्ट में, इसको भी हम आईएनजी फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से ई लेटर को गायब नहीं करेंगे, इतना एकदम ध्यान रखना है। तो इसका भी मीनिंग, इसका जो भी स्पेलिंग बनेगा वो एफ एल डबल ई आई एन जी होगा। चूँकि ये एक वर्ब है, डबल ई वर्ब में लास्ट में हो तो उसमें से ई लेटर को हम लोग कन्वर्ट नहीं करते हैं किसी दूसरे लेटर में, ना ही वहाँ से हम लोग हटाते हैं, हूबहू एकदम स्पष्ट तरीके से वहाँ पर लिख देते हैं। इसी तरीके से होता है एग्री, यानी एग्री भी होता है सहमत होना, ये भी एक वर्ब है और लास्ट में आप देख रहे हैं डबल ई है। अब हम इसको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या यहाँ से ई हटाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम एग्री में आईएनजी हूबहू स्पष्ट लिख देंगे। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अगर एग्रीइंग का स्पेलिंग आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये एग्री प्लस आईएनजी फॉर्म है तो उसमें डबल ई को हटाया नहीं जाएगा, डबल ई स्पष्ट रहेगा। इसी तरीके से आगे दिया गया है, इफ देयर इज अ साउंड ऑफ सी लेटर, अगर सी का जो साउंड हिंदी में सी आता है, बोलने में हम सी बोलते हैं, तो उसमें देखिएगा कि उसके अंदर जो उसके बाद जो हम लोग वर्ड में यूज़ करते हैं वो ई आई का प्रयोग करते हैं। सी के उच्चारण के लिए सी के बाद जो है ई आई लेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे रिसीव, रिसीव जब हम लोग बोलते हैं तो जनरली आप क्या देखते हैं कि रिसीव में स का उच्चारण जो है, यानी सी का जो उच्चारण हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? सी के लिए हो रहा है, यानी हिंदी में उच्चारण सी बोलते हैं। तो यहाँ पर सी का उच्चारण यदि सी के साथ होता है तो उसमें हम लोग ई आई का प्रयोग करेंगे। दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जनरली आप आई ई का प्रयोग करते हैं या ई आई का प्रयोग करते हैं, यही थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। और ये रिसीव जो वर्ड मैंने बताया है ये जनरली एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है। रिसीव आता है, रिसिप्ट आता है, तो ध्यान रखना है कि यहीं पर हम लोग कंफ्यूज में आ जाते हैं
कि सी के बाद आई ई लगाएंगे या ई आई लगाएंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ ले कि यदि सी का उच्चारण सी के साथ ही होता है किसी वर्ड में तो हम उसको क्या कहेंगे, ई आई उसमें वर्ड का यूज करेंगे। जैसे रिसीव हो गया या फिर परसीव हो गया। तो परसीव में देखिएगा तो पी ई आर पर हो गया, सीव मतलब सी का उच्चारण सी के लिए हो रहा है तो यहाँ पर सी ई आई का प्रयोग होगा, ना कि आई ई, ना कि कोई और वर्ड कोई लेटर। तो ये ध्यान रखना है कि परसीव में सी ई आई वी हो जाएगा परसीव। इसी तरीके से कॉन्सीव, कॉन्सीव में भी हम क्या देख रहे हैं कि सी का उच्चारण सी से हो रहा है तो इसलिए इसमें भी हम लोग क्या डालेंगे, ई आई का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर स्पष्ट आपने समझ लिया। इस तरीके से डिसीट, डिसीट तो डिसीट में भी सी का उच्चारण सी के साथ ही हो रहा है इसलिए इसमें हम लोग ई आई का प्रयोग करेंगे। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट अगर हम करें, यानी अगर हम लोग देखेंगे कि सी का उच्चारण सी के तरह नहीं हो रहा है, यानी कि व्हेन देयर इज अ नो साउंड ऑफ सी, सी का उच्चारण सी की तरह नहीं साउंड आ रहा है इन अ वर्ड वी यूज आई ई, उस समय हम किसका प्रयोग करेंगे, आई ई का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आर्चीव, तो यहाँ पर आर्चीव जो है सी का उच्चारण क्या सी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आर्चीव में हम क्या यूज करेंगे, आई ई का प्रयोग करेंगे। स्पष्ट ध्यान रखना है, आर्चीव में हो जाएगा आई ई का प्रयोग। वही बिलीव देखिएगा तो इसमें भी जो होगा आई ई का प्रयोग, यानी इसमें सी के उच्चारण नहीं आ रहा है तो इसलिए हम बिलीव हो गया। या फिर इधर देख सकते हैं चीफ में भी क्या है, आई ई का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से ब्रीफ में भी क्या हो जाएगा, आई ई का प्रयोग करेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं निश में भी क्या हो जाएगा, आई ई हो जाएगा। क्योंकि जहां अगर सी का उच्चारण जैसे रिसीव कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, कंसीव कर रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं तो सी आ रहा है तो सी में हम लोग ई आई का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकली हम इसको समझने की प्रयास करते हैं। सी हम लोग ऐसे लिखते हैं और सी में भी हम देख सकते हैं कि जब परसीव की उच्चारण आती है तो सी में ई की तरह लिखा जाता है तो सबसे पहले ई लेटर का प्रयोग उसमें होगा, इतना ध्यान रखना है। बाकी अगर कुछ है तो आई ई के साथ होगा या फिर आई के साथ होगा, है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, रिसीव हो, परसीव हो, कंसीव हो या फिर डिसीट हो तो उसमें यही आपको कंफ्यूज करता है, कहीं ई आई दे देगा, आई दे देगा, डबल ई दे देगा, है ना। तो इसी में आपको ध्यान रखना है कि यदि उसको बोलने में, उच्चारित करने में यदि उसमें सी लेटर आ रहा है साउंड में तो आप उसमें ई आई का प्रयोग करेंगे। मुझे लगता है कि ये भी कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। यदि सी का उच्चारण सी के लेवल में नहीं होता है, आर्चीव होता है, बिलीव होता है, नीस होता है, उसमें सी साउंड नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम आई ई का प्रयोग करेंगे, ना कि ई आई का प्रयोग करेंगे। ये एकदम कन्फर्म आपने समझ लिया। चलिए अब इसी तरीके से हम लोग आगे बात करते हैं कि इसमें अगला पॉइंट हमने लिखा है इफ द लास्ट लेटर, अब इफ द लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड इज अ कॉन्सोनेंट, यानी किसी शब्द का, न कि किसी भावेल की बात कही जा रही है, पूरे वर्ड की बात कही जा रही है कि किसी भी शब्द का लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है। डू यू नो अबाउट कॉन्सोनेंट? आप सभी को पता होगा कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितने लेटर होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होगा। इसी तरीके से यदि किसी वर्ड का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है एंड इट इज प्रीसीडेड बाय अ वावेल, लेकिन उसकी शुरुआत उसके पहले, ठीक उसके पहले कोई वावेल हो, प्रीसीडेड का मतलब होता है प्री मतलब पहले और सीडेड मतलब बैठा हुआ, उसके ठीक पहले जो लेटर हमारा वावेल है देन उस समय हम क्या करेंगे, ऑन एडिंग एनी सफिक्स, अगर उसमें कोई सफिक्स का प्रयोग करते हैं। देखो दो चीज़ होता है, प्रीफिक्स होना, एक सफिक्स होना, यानी किसी वर्ड के पहले किसी वर्ड को जोड़ना प्रीफिक्स होता है। अगर किसी वर्ड के उसके बाद जोड़कर नए शब्द तैयार कर रहा है तो वो सफिक्स होता है। तो सफिक्स द लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट विल अकर ट्वाइस इन द सेम टाइम। जो लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट आया है उसको दो बार रिपीट किया जाता है। जैसे कि स्विम हो गया, SWIM, स्विम, तो ये एम क्या है, लास्ट लेटर वर्ड का एम है कॉन्सोनेंट, लेकिन जस्ट इसके पहले जो है इसका प्रीसीडेड देखिएगा, इसके पहले क्या है, आई है। तो ऐसे वर्ड में जब भी कोई सफिक्स जुड़ेगा तो उसमें इस एम को क्या कर दिया जाएगा, यानी डबल कर दिया जाएगा। जैसे स्विम में हमने सफिक्स जोड़ दिया ING तो ये क्या हो जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? स्विमिंग हो जाएगा, और स्विमिंग में डबल एम रहेगा या सिंगल एम रहेगा? डबल एम हो जाएगा। चूंकि मैंने अभी बताया कि अगर कोई लेटर इन अ वावेल, यहाँ पे भी एक पॉइंट और ध्यान देना है कि इन विल अकर ट्वाइस इन द सेम टाइम, अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट के पहले इट इज प्रिसीडेड बाय ए वावेल, यहाँ एक बात का और ध्यान देना है कि वावेल में कितने वावेल? तो सिर्फ एक वावेल हो तब। अब जैसे एक वर्ड आ गया कूलिंग, COOLING, तो यहाँ देखना क्या है, COOL है, और ये तो क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, और इसके पहले क्या है, वावेल है, लेकिन वावेल भी कितने वावेल हैं? 2 वावेल है। तो ऐसे में हम डबल एल का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, यानी एल को रिपीट नहीं करना है। यानी जब डबल वावेल हो तो उसमें ये लेटर रिपीटेड नहीं होते हैं। लेकिन वही सिंगल वावेल हो, यहाँ देख सकते हैं स्मॉल में, हालांकि डब्ल्यू पहले से डबल एल है, यहाँ पर सिंगल वावेल है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपीटेड है। अब 10 बार रिपीटेड नहीं होगा, स्मॉलर हो जाएगा। वही बात हो गई हॉटेस्ट, तो हॉटेस्ट में टी है कॉन्सोनेंट, सबसे लास्ट वर्ड का लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, और इसके जस्ट पहले हम देखेंगे कि सिंगल वावेल है, एक वावेल है, तो ये टी क्या हो जाएगा, आगे रिपीटेड हो जाएगा। 2 बार, ट्वाइस टाइम में लिखना होगा, 2 बार लिखना होगा। यानी जब भी इसके सफिक्स जुड़ेंगे, चाहे वो हॉटर हो चाहे वो हॉटेस्ट हो, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि डबल टी का प्रयोग निश्चित होगा। यही कंफ्यूजन डाले जाते हैं आपके एग्जाम में। इसी तरीके से होता है बैगिन्स में, तो बैगिन में देखेंगे BEGIN लिखे जाते हैं बैगिन, तो ये हमारा इस वर्ड का लास्ट लेटर क्या है हमारा, यानी कॉन्सोनेंट है। जस्ट इसके पहले हम देखेंगे एक वावेल है, सिंगल वावेल है, तो इसको जब हम ING फॉर्म में डालें या फिर ER बेगिनर के रूप में लिखे, तो उसमें भी आप देखिएगा जो भी सफिक्स जोड़ेंगे तो उसमें N जो होगा क्या हो जाएगा, ट्वाइस टाइम लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, चाहे वो बेगिनिंग्स हो चाहे वो बेगिनर हो, रटने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, एकदम चुटकी में आप हल करिएगा स्पेलिंग एरर को। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से अगर पढ़ते हैं तो निश्चित ही हमारा क्या होता है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करिए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ कुछ एक्सेप्शन, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इंग्लिश जो है जनरली देखिएगा कि एक देश का लैंग्वेज नहीं है, ये कई देशों की भाषाओं से मिलकर अंग्रेजी तैयार होती है। तो अंग्रेजी शब्द कई देशों के शब्द है। अब उसमें कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं जो दूसरे देशों से बिलोंग करते हैं और उसका रूल इसके साथ नहीं फॉलो अप करता है, तो ऐसे केस में उसको हम लोग एक्सेप्शन में डाल देते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं डेबिट वर्ड है, तो डेबिट में क्या होगा कि DEBIT जो है ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके जस्ट पहले एक वावेल आ रहा, तो हम इसको ER जोड़ने के लिए, डेबिटर करने के लिए डबल टी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्रेडिट में डबल टी का प्रयोग नहीं करेंगे, एडिट में डबल टी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये कुछ एक्सेप्शनल वर्ड है, इस पर हम लोगों को ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, तो इस पर हमको फोकस करने की आवश्यकता है। यानी जब भी किसी वर्ड का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसकी शुरुआत वावेल से हो रही है, तो एक वावेल हो तो उस कॉन्सोनेंट लेटर को रिपीट कर दिया जाएगा। जब भी उसमें ER, ING, EST यानी सफिक्स्ड कोई भी लेटर जोड़ते हैं तो उसमें हमें डबल कॉन्सोनेंट का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है कि ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसी तरीके से हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए स्पेलिंग एरर में कॉन्सेप्ट को समझकर अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रट कर जाइएगा, तब तो मर जाइएगा, फिर वहाँ पे भी आपका रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा। रटने से नहीं होता है। यहाँ आगे दिए हैं इफ़ द लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड इज अ कॉन्सोनेंट, यानी इसमें एक और पॉइंट को देखना है कि यदि किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, एंड इट इज प्रीसीडेड बाय 2 वावेल्स, लेकिन उसकी शुरुआत 2 वावेल से होती है, 2 वावेल से शुरुआत होती है, तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि उसमें डबल कॉन्सोनेंट को ट्वाइस टाइम में नहीं लिखते हैं। नो रिपीटेशन ऑफ द लास्ट लेटर
टेक प्लेस, यानी उसके लेटर में जो कॉन्सोनेंट लेटर है उसमें हम रिपीट नहीं करेंगे। अभी अभी जस्ट मैंने वही चर्चा किया था कि ये कूलिंग वर्ड हमने लिखा था तो एल के पहले, कॉन्सोनेंट के पहले डबल वावेल है, तो इसमें क्या एल को रिपीट करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से व्हिप हमने लिखा WEEP, तो इसमें देखेंगे कि पी कॉन्सोनेंट है लेकिन इसके जस्ट पहले तो भावेल है, लेकिन क्या एक भावेल है? नहीं, यहाँ दो भावेल है। तो जब भी इसमें हम लोग सफिक्स जोड़ेंगे तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझ लो भैया। तो वीपिंग में WEEPING होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से होता है कीपर, तो कीपर में भी के डबल ई है तो ये पी क्या होगा? कभी भी रिपीट नहीं होगा जब हमारे डबल वावेल्स के बाद एक कॉन्सोनेंट आते हैं तो ये क्लियर हो गया होगा कीपर। स्लीपिंग में भी वही बात आती है, SLEEP। अब ये डबल ई है यानी डबल वावेल है और ये एक सिंगल कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट कभी भी ट्वाइस टाइम रिपीटेड नहीं होगा। अगर यही सिंगल वावेल के साथ कोई वर्ड बनता हो तो वहाँ पर रिपीटेड होगा। ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। इसी तरीके से एक यहाँ पर दूसरा ये वाला पॉइंट समझते हैं। इफ द लास्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड यानी एल, किसी भी शब्द का लास्ट लेटर यदि एल होता है, यानी इफ द लास्ट लेटर ऑफ वर्ड of any word is a L and it is preceded by a vowel, और L जो है शुरुआत यानी उसके ठीक इसके पहले अगर भावेल लिखा हुआ हो तो ऐसे में जब भी किसी सफिक्स को जोड़ा जाता है तो L को 2 टाइम लिखते हैं। ये एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ये तो हमने कॉन्सोनेंट के साथ समझा कि अगर कोई कॉन्सोनेंट है और उसके पहले कोई भावेल आता है तो उसमें सफिक्स जोड़ना होता है तो हम उस कॉन्स्टेंट को 2 बार जोड़ते हैं। सेम वही कंडीशंस हमारे साथ यहाँ पे भी होता है। अगर एल लेटर है तो एल लेटर लास्ट में है किसी वर्ड का और उसमें अगर हम किसी ये देख सकते हैं कि एल लास्ट में है और उसके पहले कोई भावेल है तो हम उसको 2 टाइम क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। जैसे कैंपेल है तो कॉम्पेल हो गया और कॉम्पेल में हमने एक सफिक्स को जोड़ा ईडी, तो यहाँ पर एल के जस्ट पहले एक भावेल दिखाई दे रहा है तो इसमें डबल LED का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो चुका होगा। इसी तरीके से होता है क्वारेल, तो एल है इसके जस्ट पहले भावेल है तो इधर हम देख सकते हैं ये क्वारेल में एल है और जस्ट इसके पहले भावेल है तो यहाँ पर डबल एल का प्रयोग करेंगे। एकदम क्लियर हो गया होगा। इस तरह होता है ट्रैवल में ईडी जोड़ दिए, चाहे ट्रैवलिंग कर दिए या ट्रैवलर कर दिए तो एल रहेगा और उसके जस्ट पहले हम देख रहे हैं कि भावेल है तो ये हमारा डबल एल हो जाएगा। तो ये पैटर्न तो इसी पर आधारित है। कोई भी कांस्टेंट है लास्ट में आ रहा है और उसके जस्ट पहले सिंगल भावेल है तो उसको हम लोग उसमें सफिक्स जोड़ने के लिए डबल कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक कंडीशंस और आते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में डबल एल रहता है लेकिन किसी दूसरे शब्द के जोड़ने के काम में आते हैं। जैसे एक वर्ड होता है फुल, तो फुल में आप देखिएगा कि लास्ट में डबल एल है परंतु इसका प्रयोग किसी दूसरे शब्द के साथ अगर हम जोड़ दें, जैसे कि ट्रूथ के साथ फुल का प्रयोग करें तो इसमें से डबल एल गायब कर दिए जाते हैं। ये हो जाएगा ट्रूथफुल, FUL, ध्यान रखना है। इसी तरीके से होता है हार्मफुल, तो हार्मफुल में FULL फुल होता है लेकिन फुल का प्रयोग अगर हार्म वर्ड के साथ करेंगे तो ये हमारा हार्मफुल यानी लास्ट में डबल एल को में से एक एल को गायब कर देते हैं। इसी तरीके से होता है पेनफुल, तो पेन एक वर्ड है लेकिन इसमें जब हम फुल का प्रयोग करेंगे तो इसमें से एक एल को हम लोग हटा देते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को समझ लिए यहाँ से आपका 80 to 90% जो है ना स्पेलिंग एरर ठीक हो जाएंगे। पूरा वर्ड अगर हम लोग याद करेंगे तो बहुत बड़े शब्द मतलब वोकेबुलरी का देखा जाए
पूरा डिक्शनरी पूरा याद करिएगा तो आपको एक अच्छा खासा समय वहाँ देना पड़ता है, और हम आपको कम समय में एकदम शॉर्ट टाइम में एक बेहतर तैयारी को लेकर चले हुए हैं। और मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस बनता है तो उस क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।